हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 13 जुलाई और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही सभी क्वेश्चंस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में पूरे वीक से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस देश में प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड यानी कि OCI जारी करने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रवासी भारतीयों की छठी पीढ़ी के लिए OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड जारी करने की घोषणा की है। पहले यह OCI कार्ड त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रवासी भारतीयों के चौथी पीढ़ी तक सीमित था, जिसे अब छठी पीढ़ी तक के लिए कर दिया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो इन प्रवासी त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रवासी भारतीयों को लाइफ टाइम वीजा मिलेगा, जो कि बिना किसी समय सीमा के भारत में प्रवेश और निवास कर सकेंगे, भारत में काम और पढ़ाई कर सकेंगे, जमीन खरीद सकेंगे, स्वायत्त बैंक खाते खोल सकते हैं। लेकिन इन त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रवासी भारतीयों के पास भारत की नागरिकता नहीं होगी और न ही ये भारत में मतदान कर सकते हैं और न ही कोई सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य घोषणाएं भी की गई हैं। तो वो क्या है? तो इसके अलावा स्कूल के विद्यार्थियों के लिए 2000 लैपटॉप देने की घोषणा की गई है। साथ ही 800 दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग शिविर, 200 डायलिसिस यूनिट और 2 समुद्री एम्बुलेंस, साथ ही त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की भी घोषणा की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। 5 जुलाई 2025 से यह औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो OTP और बायोमेट्रिक में आने वाली परेशानियों से बचना और राशन वितरण को तेज और सक्षम बनाना। अभी तक राशन वितरण में OTP और बायोमेट्रिक के माध्यम से पहचान की जाती थी। अगला सवाल है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 इसका आयोजन हाल ही में चाइना के बीजिंग में किया गया है। भारत ने इसमें 9 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य, और भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चाइना रहा है, जिसने 17 पदक जीते हैं, 10 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के कार्यकारी निदेशक सुनील जयवंत कदम नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 1 जुलाई 2025 से प्रभावी है। अब सेबी तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत में पूंजी बाजार की निगरानी और विनिमय करने वाली यह संस्था है। इसका उद्देश्य है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और बाजार में धोखाधड़ी और अनुशासनहीनता को रोकना। इसकी स्थापना 12 अप्रैल साल 1988 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1889 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है युवाओं को इस योग्य बनाना कि वे एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में अपने इच्छा अनुसार परिवार बना सकें। वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या 8.2 अरब है, जो कि साल 2050 तक इसका 9.7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे स्थान पर चाइना है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की गई है?
तो हाल ही में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा विकसित की गई है। इसे स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नोवार्टिस द्वारा विकसित किया गया है। इस दवा का नाम है कोआर्टेम। यह खास तौर पर उन बच्चों के लिए विकसित की गई है जिनमें मलेरिया का खतरा अधिक रहता है, खास तौर पर अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों में। इसका उद्देश्य है मलेरिया के इलाज में महत्वपूर्ण योगदान देना, क्योंकि मलेरिया ज्यादातर नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा होता है। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई है? तो हाल ही में बिहार सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है। बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। अन्य राज्यों की महिलाएं सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगी। दरअसल साल 2016 में बिहार सरकार द्वारा राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, जिसे अब सीमित करके राज्य की स्थायी महिलाओं तक कर दिया गया है। अन्य राज्यों की महिलाएं जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करेंगी। अगला सवाल है, भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा शुरू की जाएगी, जो कि यह सेवा साल 2028 से अनंत टेक द्वारा शुरू की जाएगी। दरअसल हाल ही में अनंत टेक्नोलॉजीज को भारतीय अंतरिक्ष नियामक IN स्पेस द्वारा भारत की पहली GEO सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू करने की अनुमति दी गई है। अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा 4 लाख टन वजन वाले एक GEO सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि देश में हाई स्पीड इंटरनेट की सेवाएं दी जाएंगी। ये डेटा स्पीड कितनी होगी? तो 100 Gbps। इस प्रोजेक्ट के लिए अनंत टेक द्वारा 3000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो देश में हाई स्पीड वायरलेस फ्री इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, साथ ही युद्धग्रस्त और दूर दराज के इलाकों तक भी इंटरनेट की सुविधा आसानी से मिलेगी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड में बनाई गई है। इसका नाम है टनल T8। इसकी लंबाई है 14.57 किलोमीटर। उत्तराखंड में यह कहाँ है? तो देवप्रयाग से जनासू तक, जो कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा है। इसका निर्माण जर्मनी के TBM शक्ति से किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में संजीव गुप्ता ICC के मुख्य कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं, जो कि जियोफ अलार्डिस की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ICC के CEO बनने वाले संजीव गुप्ता 7वें व्यक्ति हैं। साथ ही ICC के CEO बनने वाले दूसरे भारतीय भी हैं। इनसे पहले भारतीय थे मनोज साहनी। अब ICC तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसकी स्थापना साल 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि भारतीय हैं। अगला सवाल है, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों को गरीबी मुक्त और आत्मनिर्भर बनाना। इसके लिए कुल बजट है 3000 करोड़ रुपए। इसके पहले चरण में 5000 से 5002 गाँवों का चयन किया जाएगा और इन गाँवों के 30,631 BPL परिवारों की पहचान की जाएगी। उसके बाद प्रत्येक BPL परिवार को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि आजीविका या रोजगार के लिए दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों को 21,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी दिया जाएगा। अब राजस्थान, तो किसी भी सवाल से जुड़े राज्य को हम लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे रहने देते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में UPI सेवा शुरू करने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा बना है?
तो हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई सेवा शुरू करने वाला पहला कैरेबियन देश बना है। दरअसल 24 सितंबर साल 2024 को एनपीसीआई इंटरनेशनल और त्रिनिदाद और टोबैगो की मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बीच समझौते के बाद हाल ही में यह सेवा शुरू की गई है। दुनिया का 8वां देश बना है त्रिनिदाद और टोबैगो यूपीआई सेवा शुरू करने वाला, जहां भारतीय नागरिक अब यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग कर सकते हैं। अन्य 7 देश कौन से हैं जिन्होंने यूपीआई सेवाएं शुरू की हैं? तो भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर। अब त्रिनिदाद और टोबैगो, तो यह उत्तरी अमेरिकी देश है। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी मुद्रा है त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर और त्रिनिदाद और टोबैगो के वर्तमान राष्ट्रपति हैं क्रिस्टिन कार्ला कंगालो और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कमला प्रसाद बिसेसर। अगला सवाल है, खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव, इसके पहले संस्करण का आयोजन 21 अगस्त से 23 अगस्त 2025 तक किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे, यानी कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के। इसमें 5 खेल खेले जाएंगे। ये 5 खेल कौन से हैं? तो कयाकिंग और कैनोइंग, रोइंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा दौड़ और ड्रैगन नाव रेस। अगला सवाल है, साल 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 साल 2025 में यह इसका 17वां संस्करण है। इस 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स का नया रूप भी पेश किया गया है। इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो ब्रिक्स का यह 17वां शिखर सम्मेलन हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। दरअसल साल 2025 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास है। इसकी थीम थी अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। इसका उद्देश्य है विकासशील देशों के दृष्टिकोण को वैश्विक मंच पर प्रभावी बनाना। इस 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मिलित नहीं हुए हैं। इनकी जगह पर चाइना के प्रधानमंत्री ली चियांग और रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव शामिल हुए। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स का जो नया रूप पेश किया गया वो क्या है? तो ब्रिक्स का नया रूप है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, क्षमता निर्माण, सहयोग व सतत विकास के लिए अन्वेषण। अब साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो साल 2026 में ब्रिक्स के 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा की जाएगी। साल 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रसिया द्वारा की गई थी। अब ब्रिक्स को थोड़ा और जानेंगे। तो ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में ब्रिक्स के 11 सदस्य देश हैं, जिनमें कि मूल रूप से 5, इसके अलावा अन्य 6 हैं, जिनमें कि सऊदी अरब आमंत्रित सदस्य है। ये 11 सदस्य देश कौन से हैं ब्रिक्स के? तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। वैश्विक स्तर पर ये ब्रिक्स के सदस्य देश वैश्विक आबादी का 49.5%, जबकि वैश्विक जीडीपी का 40% और वैश्विक व्यापार का 26% प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स में 10 साझेदार देश भी हैं। ये 10 साझेदार देश कौन से हैं? तो ब्रिक्स के ये 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलीविया, वियतनाम, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स के साझेदार देश संगठन के सदस्य नहीं होते हैं, ये केवल बैठक में सदस्य देशों का सहयोग कर सकते हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर साल अल्फाबेटिकल बदलती रहती है और ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून साल 2009 को आयोजित की गई थी और इसका मुख्यालय शंघाई, चाइना में है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत की गई है?
तो हाल ही में मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसके तहत योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम को आत्मनिर्भर वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनकी न्यूनतम आबादी कम से कम 2000 होनी चाहिए और 5000 पशु न्यूनतम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत चुने गए ग्राम को पशुपालन एवं डेयरी, खाद्य और कृषि, ऊर्जा संरक्षण, बुनियादी अवसंरचना, ग्रामीण उद्योग एवं आजीविका तथा स्वच्छता, पर्यटन एवं सामाजिक सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो हर ग्राम आत्मनिर्भर बनेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आजीविका और ग्रामीण रोजगार के अवसर बनेंगे, सामाजिक तौर पर समृद्धि बढ़ेगी और स्व आधारित आय स्रोतों में पंचायतों का सशक्तिकरण होगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर देश में डिजिटल क्यूआर कोड आधारित घर का पता प्रणाली शुरू करने वाला देश का राज्य बना है। यह पहल केंद्र सरकार के डिजिपिन यानी कि डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर से जुड़ा है, जो कि भारत पोस्ट, IIT हैदराबाद, NBSC और इसरो के सहयोग से विकसित किया गया है। इंदौर इस तकनीक को अपनाने वाला देश का पहला शहर बना है। अब ये प्रणाली क्या है? तो प्रत्येक घर के बाहर एक विशेष प्लेट लगाई जाएगी जिसमें क्यूआर कोड होगा। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो क्यूआर कोड स्कैन करने पर मोबाइल पर उस घर का GPS आधारित डिजिटल पता खुलेगा। इसके माध्यम से स्थानीय सेवाएं जैसे बिजली, पानी का बिल, संपत्ति कर जमा करना, शिकायत दर्ज करना, प्रमाण पत्रों की मांग आदि इनमें शामिल है। साथ ही आपातकालीन सेवाएं तेजी से उपलब्ध होगी, जिनमें कि एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन की सेवाएं आदि हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाई जाएगी? तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में अरावली पहाड़ियों में बनाई जाएगी, जो कि 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिले में यह स्थित होगा। गुरुग्राम में 6000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा, जबकि नूह जिले में 4000 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। यह परियोजना पारिस्थितिकी संरक्षण, पर्यावरण अनुकूल संरचना और सतत पर्यटन पर जोर दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत अब इससे फायदे क्या होंगे? तो हरियाणा के पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। अगला सवाल है, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 के दूसरे चरण में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 इसका आयोजन साल 2025 में 2 चरणों में किया गया है। इसका पहला चरण 31 मार्च से 5 अप्रैल 2025 तक किया गया था, जो कि ब्राजील में किया गया था। इसमें भारत ने 6 पदक जीते थे, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य, और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। जबकि इसके दूसरे चरण का आयोजन हाल ही में किया गया है। हाल ही में 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कजाकिस्तान में। भारत ने इस दूसरे चरण में 11 पदक जीते हैं, जिनमें कि 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य। इस तरह भारत के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कुल पदक होते हैं 17, पहले चरण में 6 और दूसरे चरण में 11। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा? तो यूरोपियन देश बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करेगा। दरअसल 4 जून 2025 को यूरोपीय आयोग और यूरोपियन सेंट्रल बैंक द्वारा बुल्गारिया के यूरो अपनाने को मंजूरी दी गई थी। यूरो को अपनी मुद्रा के तौर पर अपनाने वाला 21वां देश बनेगा बुल्गारिया। 8 जुलाई 2025 को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संसद द्वारा यह मंजूरी दी गई है। वर्तमान में बुल्गारिया की मुद्रा है बुल्गारियन लेव, जो कि 1 जनवरी 2026 से बदलकर यूरो हो जाएगी बुल्गारिया की मुद्रा। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है?
तो हाल ही में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत गुजरात सरकार द्वारा की गई है। यह अभियान राज्य में कब से कब तक चलेगा? तो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य है राज्य के उन नागरिकों तक पहुंचना जो अभी तक विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे जन धन खाता योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना आदि का लाभ नहीं ले रहे हैं। इस अभियान के तहत अगले 3 महीनों तक गांवों और नगरों में जागरूकता शिविर, वर्कशॉप और बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसके माध्यम से डिजिटल धोखाधड़ी और योजनाओं के KYC अपडेट के संबंध में जानकारी दी जाएगी। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला सवाल है, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के तौर पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुकन्या सोनोवाल को। अगला है, वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जुलाई को। अगला है, हाल ही में कहां भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो UAE के आबू धाबी में। अगला है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। अगला है, हाल ही में जेनिफर सिमन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त की गई हैं? तो सूरीनाम की। अगला है, हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध शाकंभरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया। अगला है, हाल ही में इनोवेटिव फिजिशियन फोरम के 7वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPF मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 जुलाई को। अगला है, हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो राधा यादव। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख राजमार्गों पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की गई है? तो 50%। अगला सवाल है, हाल ही में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में। अगला है, हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो रसिया। इससे पहले भी रसिया ने खुद के द्वारा प्रतिबंधित किए गए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सूची से तालिबान को हटा दिया है। अगला है, जूलियन मैकमोहन किस देश के अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहां अपना पहला विदेशी कार्यालय खोला है? तो दुबई में। अगला है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने कहां आधिकारिक तौर पर अपना कार्यालय बंद करने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान में। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को की टू द सिटी से सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना द्वारा। अगला है, भारत और किस देश के बीच चेन्नई तट पर जामाता तटरक्षक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो जापान और भारत के बीच। अगला है, हाल ही में 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जुलाई को। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील के द्वारा। अगला है, केरल का पहला स्कीन बैंक किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। अगला है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। अगला सवाल है, हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड का। अगला है, हाल ही में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो तमिलनाडु। अगला है, हाल ही में किस राज्य में विजयनगर कालीन धातु निर्मित द्वार फलक की खोज की गई है? तो कर्नाटक में। अगला है, स्मार्ट मच्छर नियंत्रण प्रणाली नामक एक अग्रणी AI आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला है, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? तो मुंबई में। अगला है, हाल ही में UPI सेवा शुरू करने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा बना है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो। अगला है, खबरों में रही वत्सला क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया है? तो एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी है ये। इसका निधन मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में हुआ है। अगला है, हाल ही में बिस्मिल्लाह जान शिनवारी का निधन हो गया है। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो क्रिकेट से। अगला है, हाल ही में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ 10.2 सेकंड से
कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अनिमेष कुजूर। अगला है, हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी के किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो मेरठ में। अगला है, हाल ही में अमेरिका में विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में भारत के किस राज्य की पुलिस ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग की सह अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो प्रियंका कक्कड़। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा मैसेजिंग ऐप बिटचैट लॉन्च किया गया है? तो जैक डोर्सी के द्वारा। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन बना है? तो जियो। अगला है, हाल ही में 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो गुजरात। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुजरात में।